नमस्कार। कार्यक्रम उजाले की ओर में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं मनीषा चौहान आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जल ही जीवन है, ये हम बचपन से पढ़ते सुनते आ रहे हैं और बिल्कुल हम कोई भी काम है जो जल के बिना दैनिक जीवन में भी देखें तो नहीं कर सकते हैं। पीने के लिए भी हमें जल चाहिए और केवल मनुष्य को ही नहीं बल्कि जीव जंतु पेड़ पौधों इन सभी को जल की उतनी ही ज़रूरत है जितनी एक इंसान को ज़रूरत होती है। और आज हम सभी जानते हैं एक ज्वलंत विषय है, मुद्दा है कि जो हमारा भूजल स्तर है वो बहुत नीचे गिरता जा रहा है और आने वाली पीढ़ियों के लिए हम बहुत बड़ी समस्या देख रहे हैं और सरकार भी इसके लिए प्रयास कर रही है कि कैसे हम जल का संरक्षण करें, कैसे इस भूजल स्तर को, गिरते भूजल स्तर को हम अच्छी स्थिति में लेके आएँ। तो इसके लिए एक योजना है अटल भूजल योजना। तो क्या ये योजना रही जो 5 साल में काम हुए इस पर और आगे क्या किया जा रहा है, इस सब पे आज हम चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए आज हमारे साथ पधारे हैं डॉक्टर राकेश कुशवाहा जी। आप वैज्ञानिक है केंद्रीय भूजल बोर्ड पश्चिमी क्षेत्र जयपुर से। बहुत बहुत स्वागत है आपका राकेश जी। नमस्कार। और साथ ही पधारे हैं डॉक्टर विवेक नारायण भावे जी। आप अधीक्षण हैं भूजल वैज्ञानिक हैं एवं नोडल अधिकारी हैं अटल भूजल योजना जयपुर के। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी विवेक जी। तो सबसे पहले तो जैसे हम भूजल स्थिति की बात कर रहे हैं कि भूजल स्तर है बहुत नीचे गिरता हुआ जा रहा है, तो राजस्थान की विषय अगर हम बात करें तो अभी राजस्थान में भूजल स्थिति क्या है? बहुत सही प्रश्न पूछा आपने। राजस्थान के अगर परिप्रेक्ष्य में बात करें भूजल स्थिति तो काफ़ी चिंताजनक है। अगर हम देखें तो राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति है वो इसको बहुत ही विषम बना देती है। जैसे इसके अगर पश्चिमी में देखें तो पूरा रेगिस्तान है, पूर्व में देखें तो पथरीला इलाका है और अगर बारिश देखें तो बहुत ही इरेक्टिक रेनफॉल है, बहुत ही अनियमित वर्षा है। 100 mm से लेके और 800-900 mm तक की बरसात यहाँ पे होती है। तो ये सब मिला के इसको काफ़ी विषम परिस्थितियाँ बनाती हैं जिससे कि भूजल स्तर जो है और भूजल की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है, चिंताजनक स्थिति में है। एक जो हम लोगों ने रिसेंट असेसमेंट किया है ग्राउंड वाटर रिसोर्स का, जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड और स्टेट ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट मिलकर करते हैं, तो पिछले साल जो हमने 2024 में किया था उसके अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें तो हमने 295 असेसमेंट यूनिट और 7 अर्बन असेसमेंट यूनिट, कुल मिला के 302 असेसमेंट यूनिट का हमने राजस्थान में आकलन किया और उसके हिसाब से करीब 262 असेसमेंट यूनिट जो हैं वो ओवर एक्सप्लॉइटेड जोन में आती है। सिर्फ 37 ही ऐसी ब्लॉक्स हैं जो सेफ हैं, अदरवाइज सारा मतलब अगर हम देखें परिप्रेक्ष्य में राजस्थान में तो 88% जो हमारा इलाका है वो अति भूजल दोहित क्षेत्र में आता है, जो अपने आप इस समस्या के विकराल रूप को दर्शाता है। बिल्कुल। तो इस सिलसिले में मैं ये कहना चाहूँगा कि स्थिति काफ़ी विकट है। ज़्यादातर हमारे ब्लॉक्स जो हैं वो ओवर एक्सप्लॉइटेड हैं, क्रिटिकल हैं, सेमी क्रिटिकल, मतलब बहुत ही गंभीर स्थिति में है मैं कहूँगा। मतलब आपका जो पानी रिचार्ज नहीं हो रहा उससे कहीं ज़्यादा हम लोग भूजल का दोहन कर रहे हैं। तो स्थिति बहुत ही मतलब अपने राजस्थान की अगर हम स्थिति की बात करें तो हाँ, ज़्यादा अच्छी नहीं है, काफ़ी खराब हालत अभी हम कह सकते हैं कि जो भूजल स्थिति है वो लगभग अपने राजस्थान में अच्छी नहीं है। तो इसके लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है कि ये जो अपना गिरता भूजल स्तर है उसमें कुछ सुधार हो, फिर से रिचार्ज उसमें हो, मतलब पानी आए, स्तर अच्छा जाए, इसके लिए क्या प्रयास करें, किस तरह की योजना लेके आई सरकार? मैं इसमें ये बताना चाहूँगा कि भारत सरकार इन सब स्थितियों को देखते हुए एक बहुत ही अपने आप में एक यूनिक स्कीम लेके आई हुई है जिसे अटल भूजल योजना कहा गया है। इसे भारत सरकार की ये जो है सेंट्रली फंडेड स्कीम है और इसमें पूरा जो सहयोग है वो केंद्र सरकार का है और ये दिसंबर 2020 से लेके और 25 तक के लिए 5 सालों के लिए ये योजना लागू की है और भारत के 7 राज्यों में ये लागू की गई है, जिसमें से राजस्थान एक राज्य है जहाँ पे कि 17 जिले और 38 ब्लॉक और 1132 ग्राम पंचायतों में ये लागू की गई है। इस अटल भूजल योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो है गिरते भूजल स्तर को रोकना और सबसे बड़ी चीज़ है इसके अंदर कम्युनिटी लीड, यानी कि जन समुदाय से मिलके जन समुदाय की भागीदारी के द्वारा जल प्रबंधन को करना। नंबर 3 कृषि क्षेत्रों में नवाचार लाना और वाटर यूज़ एफिशिएंसी को बढ़ाना और चौथा
राज्य सरकारों में जितनी भी स्कीम्स इससे रिलेटेड चल रही उनका कन्वर्जेंस इसमें करना। तो ये इसके मुख्य 4 उद्देश्य हैं जिसके तहत में अटल भूजल योजना लाई गई है। बिल्कुल। ये भारत सरकार की योजना है। टोटल इसका जो बजट है करीब 6000 करोड़ का है और इसमें वर्ल्ड बैंक 50% वर्ल्ड बैंक का सहयोग है और 50% जो है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इसमें दे रही है। जी, तो जैसे अटल भूजल योजना की बात करिए और लगभग 5 साल से ये चली भी आई है, तो इन 5 सालों में किस तरह का कुछ लाभ हुआ है, क्या परिणाम आए हैं, ये हम विवेक जी से जानना चाहेंगे। किस तरह के परिणाम आप देख रहे हैं विवेक जी? जी, योजना क्रियान्वयन के बाद किस प्रकार के लाभ हुए हैं ये जन समुदाय तक पहुंचना भी चाहिए। बिल्कुल। और ये एक महत्वपूर्ण कारक भी है। अटल भूजल योजना का जैसा उद्देश्य था जन समुदाय के साथ जल सुरक्षा योजना निर्माण करना और जनता को अपने क्षेत्र में उपलब्ध जल की जानकारी देते हुए अपने ग्राम पंचायत में किस तरीके से जल सुरक्षित रहे इसके लिए योजना बना के और फसलों का चयन करना था। जी। गत 5 वर्षों में राजस्थान के संदर्भ में यदि मैं कहूं तो 41 जिलों में से केवल 17 जिले और 361 ग्राम पंचायत समितियों में से केवल 38 पंचायत समिति और 11,193 ग्राम पंचायतों में से केवल 1132 ग्राम पंचायतों में ये योजना चल रही थी। यानी ये राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र का केवल 10% हिस्सा है। तो ये एक प्रकार से पायलट स्टडी थी। पायलट स्टडी का जो नतीजा था वो बड़ा ही अच्छा है और वो मैं बताना चाहूँगा। इसमें हमको 3-4 चीज़ों की ओर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले सरकार तो अपने स्तर पर योजना चलाती है लेकिन उसकी जानकारी जनता तक नहीं पहुंचती। जैसा ये योजना का उद्देश्य था कि यह योजना जनता के सहयोग से, जन समुदाय के सहयोग से चलानी है, तो सबसे पहले तो इस 1132 ग्राम पंचायतों में जन समुदाय ने ग्राम पंचायत स्तर पर वाटर बजट का निर्माण किया। विभागों के माध्यम से चलने वाली वाटर सेविंग प्रैक्टिसेस को इस जल सुरक्षा योजना में सम्मिलित किया गया कि किस तरीके से हम पानी बचाएंगे या बढ़ा सकते हैं, किन विधाओं से कृषि में कम पानी से हम फसल कर सकते हैं, किन फसलों को हम परिवर्तित करके फसल चक्र के माध्यम से जल बचत कर सकते हैं। तो लगभग हमने 5 वर्षों में 1132 ग्राम पंचायतों में 90,000 हेक्टेयर भूमि पर ड्रिप स्प्रिंकलर पाइपलाइन के माध्यम से सिंचाई की और इससे लगभग 21,30,000 किसानों को सीधा फायदा हुआ है। इसमें से लगभग 46% महिलाएं रही हैं जो लगभग 9,80,000 बैठती हैं। तो ये लाभ जो है ये सीधा लाभार्थी तक पहुंचा इस योजना के माध्यम से। दूसरा जो व्यवहार परिवर्तन है कि बिना अनुभव के व्यवहार परिवर्तन नहीं होता। हम ज्ञान कितना भी दे दें लेकिन जब समस्या को हम नज़दीक से अनुभव करते हैं और कोई उसका समाधान हमको दिखता है तो फिर व्यवहार परिवर्तन होता है। तो हमारा ये मानना है कि 1132 ग्राम पंचायतों में से विगत 2 वर्षों में लगभग 189 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जिनमें 2 वर्षों में लगातार भूजल स्तर की दर में गिरावट में कमी या भूजल स्तर में आंशिक सुधार दिखाई दिया। तो आप यदि हम 1132 के 189 ग्राम पंचायतों में सुधार हुआ है तो मोटे तौर से 12 से 15% ग्राम पंचायतों में यह योजना सफल हुई है ऐसा दिखाई देता है। एक विषय और आता है कि सिंचाई जो है वो राजस्थान में जल की उपलब्धता को देखते हुए धोरों से या नाली पद्धति से सिंचाई करने की प्रथा बहुत ज़्यादा थी जी। इस योजना के माध्यम से लोगों ने ड्रिप स्प्रिंकलर और पाइपलाइन का अधिकतम उपयोग किया और आपको आश्चर्य होगा लगभग 274 मिलियन क्यूबिक मीटर जल की बचत हुई है। ये एक बहुत बड़ा क्वांटम है जिसकी अंदाजा जन सामान्य को नहीं हो पाता। तो मैं समझता हूँ कि अटल भूजल योजना का विगत 5 वर्षों में जो यदि लाभ हुआ है तो पायलट एरिया में लोगों को सूक्ष्म सिंचाई पद्धति के प्रति जागरूकता बढ़ी है और लोग अब स्वेच्छा से इसका पालन भी कर रहे हैं। तो मैं मानता हूँ ये योजना एक सकारात्मक परिणाम लेकर आई है। बिल्कुल, मतलब खेती बाड़ी में भी कुछ नए तरीके हम लेके आए हैं जो अब किसान भाइयों को समझ में आ रहे हैं, किस तरह से उनसे पानी की बचत हो रही है, तो वो अब उनके व्यवहार में आने लग गया है, मतलब उनकी आदत में अब शामिल हो गया है। तो आगे ये अच्छा रहेगा। जैसे कि 5 साल हो गए अटल भूजल योजना के और परिणाम भी हमने जाने जो सुखद रहे हैं, तो आगे इसके लिए क्या आगे भविष्य में मतलब और समय अवधि बढ़ाई गई है, कितनी समय अवधि बढ़ाई गई है, क्या है आगे इसमें? देखिए, भारत सरकार जो इस प्रोजेक्ट को लाई थी पहले एक पायलट प्रोजेक्ट के बेसिस में लेकर कि सबसे पहले इन 7 स्टेट्स में एक पायलट बेसिस पे देखना था
और जो रिजल्ट्स आए भारत सरकार के पास में या मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के पास में, रिजल्ट बहुत ही इंक्रीजिंग है, बहुत ही पॉजिटिव है। जो एक भारत सरकार का मोटो था, पहले क्या होता था कि कुछ भी होगा जल से रिलेटेड वो काम कौन करेगा, सरकार करेगी, कोई स्ट्रक्चर बनाएगा कौन करेगा, सरकार करेगी। लेकिन इस योजना के माध्यम से, अटल भूजल योजना के माध्यम से लोगों के अंदर एक ये जागृति आ गई है, एक सेंसिटाइजेशन हो गया, लोगों के अंदर एक फीलिंग हो गई है कि नहीं, ये स्ट्रक्चर मेरा है, इसका निर्माण भी मेरे द्वारा किया गया है, वाटर सिक्योरिटी प्लान भी मेरे द्वारा बनाया गया है, तो इसकी रख रखाव की जिम्मेदारी कंप्लीट मेरी है। तो ये जो एक उनके बिहेवियर में जो चेंज आया है, इस योजना के माध्यम से एक बहुत सकारात्मक परिणाम आए हुए हैं और इसमें लगभग सभी स्टेट के अंदर ये काफ़ी अच्छा परिणाम आया, जिसके बेसिस पे सरकार ने इसे 1 साल और बढ़ाने का निश्चय किया है, जिसको कि हम लोग करीब इसको मार्च 2026 तक इसको हम लोग बढ़ाएंगे। और इसमें राजस्थान में जो मुख्य रूप से जो ज़िले बच गए थे, तो उन सभी ज़िलों को इसके अंदर हम लोग शामिल करेंगे। जो 11,193 ग्राम पंचायत और 41 ज़िले जो हैं, वो कभी सारे के सारे ज़िले इसके अंदर इस 1 साल में सम्मिलित किए जाएंगे। और मुख्य रूप से जो इसमें काम किया जाएगा वो होगा वाटर बजट का काम किया जाएगा। इसके अंदर जो मुख्य रूप से जो एक वाटर बजटिंग है, वो जो है राज्य सरकार के माध्यम से एक ग्राम पंचायत तक जाके उसको बनाना, उसको समझाना, उसके बारे में कैपेसिटी बिल्डिंग करना, ये इसका इस 1 सालों में ये मुख्य रूप से कार्य रहेगा। जी, तो मतलब 1 साल की समय अवधि अभी और बढ़ाई गई है। और पहले जब हम देख रहे थे कि 5 साल में कुछ सीमित जिले ही थे, अभी जैसे पूरे राजस्थान में लागू होगा, तो लागू होने के बाद पूरे राजस्थान में ये काम करे योजना, इसके लिए काम के लिए कुछ प्रशिक्षण भी निर्धारित किए गए होंगे, तो किस तरह के प्रशिक्षण इसमें और किस समय अवधि पे दिए जाएंगे लोगों को? वित्तीय वर्ष 25-26 में जल शक्ति मंत्रालय के निर्देश हैं कि वित्तीय वर्ष में 4 त्रैमास होते हैं, 4 तिमाहियाँ। प्रथम तिमाही में तो एजेंसी का चयन करना है, जो हमको जून तक कर लेना है। अच्छा। कि कौन सी एजेंसी है जो ग्राम पंचायत स्तर तक प्रशिक्षण देगी, उसकी कार्यवाही चल रही है। फिर द्वितीय त्रैमास में जो ओवर एक्सप्लॉइटेड ब्लॉक्स हैं, अतिदोहित ब्लॉक्स हैं, उनकी सभी ग्राम पंचायतों में प्रशिक्षण देना है। तीसरे सत्र में जो अर्ध संवेदनशील और संवेदनशील ब्लॉक्स हैं, उनमें प्रशिक्षण देना है। और चौथे सत्र में त्रैमासिक में जो सुरक्षित श्रेणी के ब्लॉक्स हैं, उनमें प्रशिक्षण देना है, उनकी ग्राम पंचायत। और सबसे अंत में मार्च महीने की आखिरी सप्ताह में सभी ग्राम पंचायतों का वाटर बजट बनाना है। अभी वाटर बजट कैसे बनेगा, तो इसमें सरकार ने यह भी निर्धारित कर दिया कि प्रशिक्षण किसको देना है, टारगेट ग्रुप कौन सा है। तो सभी ग्राम पंचायतों में VWSC, ग्रामीण जल एवं स्वच्छता समिति के जो सदस्य हैं, सरपंच हैं, ग्राम सचिव हैं, स्वयं सहायता समूह हैं महिलाओं के, और इसके अलावा जो लाभार्थी हैं और जन समुदाय है, लगभग इनमें से 50 से 100 लोगों को प्रत्येक प्रशिक्षण में आमंत्रित करना है और उनको प्रशिक्षण देना है। तो साल भर में 3 बार प्रशिक्षण होगा। उसके विषय भी सरकार ने तय कर दिए हैं। सबसे पहला विषय है कि जल चक्र के बारे में जानकारी देना, कि हमारे क्षेत्र में जल हमको कैसे उपलब्ध होता है। तो साधारण जो जल चक्र है वो वर्षा चक्र होता है, कि बारिश होती है, जमीन पे पानी गिरता है, नदी नालों में तालाबों में पानी भरता है, कुछ बह के जो है समुद्र तक जाता है, फिर गर्मी के माध्यम से जो है भाप बनती है, फिर वो बादल बनते हैं, फिर बारिश होती है। तो पहले तो जल चक्र को समझाना है। अब वेस्टर्न राजस्थान में तो कोई ऐसा समुद्र है नहीं, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है वाटर लॉस होता है। तो जहाँ पर भी सतही जल उपलब्ध है उसका अधिकतम उपयोग कैसे करेंगे, क्योंकि यदि राजस्थान को हम देखेंगे तो 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर ये राज्य है, तो सूर्यातप जो है, सूर्य का जो ताप है वो सर्वाधिक है। और यदि उसको सामान्य भाषा में कहें तो सतह पर पड़ा हुआ जल ये लगभग 3 मीटर की जो ऊंचाई है या गहराई है सतह पे, वो वाष्पित हो जाता है। इसलिए भू सतह पर अधिकतम लंबे समय तक, दीर्घकाल तक पानी रखा जा सकता। तो इसका संरक्षण कैसे करना, यानी हम उसका उपयोग करें और उसको रिचार्ज करें। तो पहला तो जल साइकिल के बारे में लोगों को समझाना है। दूसरा आपको समझाना है कि अपने क्षेत्र में उपलब्ध जल कितना है और कौन सी हम फसलें कर रहे हैं। राजस्थान में वैसे तो धान, कपास, गन्ना और केले की फसल कम होती है या नहरी क्षेत्र में होती है, फिर भी ये सबसे ज़्यादा वाटर कंज्यूमिंग क्रॉप्स होती हैं। तो सरकार का भी एक फोकस है कि जनता को इन फसलों को कम पानी की फसलों से बदलने के लिए प्रेरित करना। और अटल भूजल योजना का जो पायलट स्टडी था उसमें ये निकल कर आया है
कि जल बचत की विधाओं से और क्रॉपिंग पैटर्न के परिवर्तन से ही 40% से अधिक जल की बचत हुई है। तो इसलिए जनता को, यानी जन सामान्य को, कृषकों को यह बताना कि किन फसलों को आप परिवर्तित करेंगे तो अपने कृषि क्षेत्र के अनुरूप, फिर हम उसमें मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, इस प्रकार की, या सरसों है या चना है, कम पानी की फसलों का हम निर्धारण करें। ये निर्णय भी ग्राम पंचायत स्तर पर जनता को ही करना है, कृषकों को करना है। इसका प्रशिक्षण दिया जाएगा द्वितीय सत्र में। और तृतीय सत्र में जो प्रशिक्षण है वो वाटर बजटिंग करने का है कि आप पहले जल चक्र समझ लें कि मेरे क्षेत्र में पानी की उपलब्धता कैसे निर्धारित हो रही है। दूसरा, आपको समझना है कि किस प्रकार से फसलों को परिवर्तित करने से जल बचत हो सकती है। और तीसरा, फिर मुझे भविष्य में किस प्रकार की फसलों का चयन करना है ताकि क्षेत्र में भूजल का दोहन वह कम हो। तो इस प्रकार से 3 चरणों में मार्च तक ये प्रशिक्षण होंगे। और ये 4 स्तरीय प्रशिक्षण है। राज्य स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाएगा, वो लोग जिला स्तर पर जाकर जिला स्तरीय अधिकारियों को प्रशिक्षित करेंगे। जिला स्तरीय अधिकारी जो है वो ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण देंगे। और ब्लॉक स्तर पर जो प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर्स हैं वो ग्राम पंचायत स्तर तक प्रशिक्षणों का निरीक्षण और ये करेंगे। और एजेंसी का चयन किया गया है जो ग्राम पंचायत स्तर तक प्रशिक्षण देगी। तो इस प्रकार से अभी ये योजना है जो वित्तीय वर्ष 25-26 में राज्य को पूरी करती है। जी, तो इस तरीके से जितना प्रशिक्षण होगा, जितना समझ बढ़ेगी, किस तरीके से हमें काम करना है उसको पहले जानना जरूरी है। तो ये प्रशिक्षण के माध्यम से हम लोग जानेंगे और आगे ये काम सुचारू रूप से हो सकेगा। यहाँ जल बजट की बात आ रही है बार बार, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम जनता के लिए डिटेल जानना चाहेंगे कि जल बजट किस तरीके से तैयार किया जाता है कहीं का। इसको यदि आपको समझना है तो मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि हम पैसे की बात को जल्दी समझते हैं जी। तो हम घर का बजट बनाते हैं कि पैसे कैसे आते हैं और कैसे खर्च होते हैं। तो एक वेतनभोगी कर्मचारी के यहाँ पे वेतन से पैसा आता है और घर के हम अन्य कामों के लिए उसका खर्च करते हैं। कुछ किराए पर खर्च करते हैं, कुछ कपड़ों पर खर्च करते हैं, कुछ भोजन पर खर्च करते हैं, कुछ शिक्षा पे खर्च करते हैं, कुछ चिकित्सा पे खर्च करते हैं, कुछ पैसा जो है हम इमरजेंसी फंड के रूप में बचाते हैं और कुछ बचत में भी डालते हैं। ऐसा हम उसका लेखा जोखा रखते हैं। ठीक इसी प्रकार से पानी का लेखा जोखा जो है उसको हम वाटर बजट कहते हैं। अब वाटर बजट में आवक कौन सी है, तो हमारे पास सतही जल है, भूमिगत जल है, और ये दोनों किस पर डिपेंडेंट है? वर्षा जल पर। तो हमें ये देखना है कि क्षेत्र में कितने नलकूप हैं, कुएं हैं, तालाब हैं, खडीन हैं, इनमें कितना जल उपलब्ध है। तो मान लीजिए हमारे पास 1 लाख लीटर जल उपलब्ध है। अब ये खर्च कहाँ कहाँ पर होगा? तो पशुओं को पेयजल के लिए चाहिए, जनसंख्या को पेयजल के लिए चाहिए, दैनिक उपयोग के लिए चाहिए, नहाने के लिए चाहिए, कृषि के लिए चाहिए, कोई उद्योग होगा उद्योग के लिए चाहिए। तो उसकी मान लीजिए आवश्यकता 1,20,000 लीटर है। तो अब 20,000 लीटर ओवरड्राफ्ट हो गया। मात्रा तो मेरे पास 1 लाख लीटर है और खर्चा 1,20,000 का है। तो 20,000 लीटर की व्यवस्था मैं कैसे करूं? अब या तो मैं अपने पीने के पानी की मात्रा कम कर लूं तो वो संभव नहीं है, कृषि क्षेत्र को कम कर लूं तो वो करना पड़ता है क्योंकि पानी उपलब्ध नहीं है। तो आजीविका पर प्रश्न उठता है। तो इसका प्रबंधन कैसे करेंगे? तो इस 20,000 लीटर को बचाने के लिए हम क्या करेंगे? तो 2 प्रकार की विधियां हैं। एक हम कहते हैं डिमांड ड्रिवन एक्टिविटी, यानी जल मांग को कम करने वाली गतिविधियां। दूसरा होता है सप्लाई साइड इंटरवेंशन, जल की मात्रा को बढ़ाने वाली गतिविधियां। तो डिमांड ड्रिवन में हम क्या करेंगे? किसी फसली क्षेत्र में हम नाली पद्धति से सिंचाई करते हैं, उसकी बजाय हम पाइपलाइन से सिंचाई करेंगे। तो 1 हेक्टेयर भूमि को 1 लाख लीटर पानी लगता है, उसकी बजाय हम 80,000 लीटर पानी में सिंचाई कर सकते हैं, यानी 20% जल की बचत होगी। यदि हमने ऐसे फसल क्षेत्र को स्प्रिंकलर फव्वारा पद्धति से परिवर्तित कर दिया, यानी उस पाइपलाइन के आगे और हमने फव्वारा पद्धति जोड़ दी, तो अब हमारा काम जो है 80,000 से और घट के 60,000 65,000 लीटर में ही हमारा वो 1 हेक्टेयर का सिंचित हो जाएगा क्षेत्र। तो अगेन हम क्या करते हैं? 30% की और बचत कर लेते हैं। फिर फलदार पौधे या फूल गोभी, पत्ता गोभी, इस प्रकार की जो सब्जियां हैं उनको हम ड्रिप से सिंचित करते हैं, तो और भी उसमें बचत होती और लगभग 70% जल की बचत हो सकती। तो जहां 1 लाख लीटर में हम पानी सिंचित कर रहे थे, 30,000 लीटर में ही हमारी सिंचाई हो जाती है। तो ये तो हो गया डिमांड ड्रिवन एक्टिविटी, मांग आधारित उपयोग करना। दूसरा हो गया कि वर्षा जल मेरे क्षेत्र से बह के बाहर जा रहा है, तो यदि हम हमारे खेत में, यदि हमारा खेत बड़ा है तो हम एक 20 मीटर गुणा 20 मीटर गुणा 6 मीटर गहराई का एक फार्म पॉन्ड बनाएंगे। उस फार्म पॉन्ड में हम वर्षा जल को एकत्रित करेंगे, तो लगभग हम उसमें 24 लाख लीटर पानी जो है इकट्ठा कर लेते हैं। और इस 24 लाख लीटर पानी से हम जुलाई अगस्त सितंबर में बारिश हो रही, पानी इकट्ठा हमने कर लिया।
अब हम इसका उपयोग दिसंबर अंत तक कर पाते हैं। तो हमारा जो निर्भरता है भूजल के ऊपर वो 4 महीने कम हो गई। इस प्रकार से हम जल बचत कर सकते हैं। और दोनों चीज़ों का समन्वय करने से, जैसा मैंने आपको बताया कि 17 जिलों की 1132 ग्राम पंचायतों में 274 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी की बचत हुई है। तो यह बचत राज्य स्तर पर सभी 41 जिलों की 11,193 ग्राम पंचायतों पर हम यदि लागू कर लें तो हम राज्य को अति दोहित क्षेत्र से थोड़ा सा सुरक्षित की ओर ला सकते हैं और अगले 4-5 वर्षों में ये किया जा सकता है। तो वाटर बजट एक प्रकार का लेखा जोखा है जो ग्राम पंचायत पर सभी लाभान्वितों को, जन समुदाय को इकट्ठा बिठालकर ग्राम सभा में समझाने का विषय है और व्यवहार परिवर्तन से ही ये पूरा होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। नतीजे भी ऐसा दिखा रहे हैं। बिल्कुल, मतलब पानी का इस्तेमाल भी हम करेंगे तो हिसाब किताब के साथ, और तभी हम उसे बचा भी पाएंगे। और ऐसे ही और कौन सी योजनाएं हैं जो सरकार जल संरक्षण के लिए प्रयास कर रही है, और ऐसे और कौन से कदम उठा रही है? देखिए, मैं इसमें भारत सरकार के जो और भी कदम है, जैसे अटल भूजल योजना, तो इसका एक पायलट प्रोजेक्ट था ही। इसके अलावा भी जल शक्ति मंत्रालय ने एक अपना डिपार्टमेंट बनाया हुआ है, नेशनल वाटर मिशन NWM। उसके तहत में हम लोग और भी बहुत सारी गतिविधियां करते हैं, जैसे कि जल शक्ति अभियान, जिसका कि आपने सुना होगा, ये एक JSA है। जल शक्ति अभियान में हम लोग जो करते हैं, पूरे देश भर में ये कैंपेन चालू होता है, जिसके तहत कैच टू रेन वाला एक कैंपेन चलता है कि जहाँ पे बारिश का पानी गिरेगा आपको उसको वहीं पकड़ना है, उसको बहने नहीं देना है, उसको संरक्षित करना है। तो ये भी एक जो प्रोग्राम है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड प्रोग्राम है, जिसके तहत में बहुत सारे जो हर जिलों में नोडल ऑफिसर्स बनाए जाते हैं, जो उस ज़िले में जितने भी जल संवर्धन और जल प्रबंधन से जुड़े कार्य हैं उन सब का पूरा लेखा जोखा रखा जाता है। जैसे उसके अंदर जियो टैगिंग की जाती है जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं, उसके अलावा रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे जोर दिया जाता है। इसके अलावा सरकार को या राज्य सरकार को स्टेट स्पेसिफिक प्लान भी बताए जाते हैं कि आपको इस तरीके से अगर आप करेंगे तो इसमें ज़्यादा जल को बचा पाएंगे। इसके अंदर जल शक्ति केंद्र भी बनाया जाता है। जल शक्ति केंद्र हर जिले के अंदर एक बनाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसके अंदर हम लोगों ने सभी जिलों में एक एक जल शक्ति केंद्र बनाए हुए। ये जल शक्ति केंद्र आपको हर तरह से जल से संबंधित, आपको अगर कुछ भी प्रश्न है, जैसे किस तरीके से जल को बचाया जाए, खेती में किस तरह की फसलें ली जाएं, या वहाँ का पानी का लेवल क्या है, हम इसको किस तरीके से और बचा सकते हैं, इस तरह की जितनी भी समस्या हैं वो हमसे वहाँ पे पूछ सकते हैं और उसका निवारण वहीं से किया जा सकता है। तो ये जल शक्ति केंद्र की जो स्थापना है वो भी इसका एक मुख्य उद्देश्य है। जल शक्ति अभियान के बाद में अभी हमारे जो नया स्कीम है वो है जल संचय जन भागीदारी। वो अगेन कम्युनिटी बेस्ड पर है, क्योंकि देखिए जितनी भी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट का इम्फेसिस ज़्यादा इस पर दिया जा रहा है कि किस तरीके से ज़्यादा लोगों को जोड़ा जाए, जन समुदाय को जोड़ा जाए। बिना जन समुदाय की भागीदारी के आज के समय में कुछ भी करना असंभव है। जब तक आप उनको अपने विश्वास में नहीं लेंगे, उनसे रिलेटेड नहीं रहेगा, तब तक स्कीम का नहीं रहेगा। तो जल संचय जन भागीदारी भी इसी तरह की स्कीम्स है। उसके तहत भी हम राज्यों के अंदर जितने भी डिफरेंट स्कीम्स में काम हुए हैं उन सब का एक असेसमेंट किया जाता है और स्टेट स्पेसिफिक प्लान्स उसमें भी बताए जाते हैं। इसके अलावा भारत सरकार की एक योजना है अमृत सरोवर योजना। अमृत सरोवर योजना में हर जिले में लगभग 75 जो है अमृत सरोवर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। और अभी जो एक रिसेंट गणना हुई है मार्च 2025 के रिपोर्ट के अनुसार, अब तक हम लोगों ने करीब 68,000 इस तरह के अमृत सरोवर बना लिए हैं। तो अमृत सरोवर जब बनता है किसी भी आपके गांव के अंदर, तो आप उसे देखिए एक पूरा आपका इकोसिस्टम चेंज होता है। एक वाटर बॉडी बनी, उस वाटर बॉडी के क्या फ़ायदे होंगे, जानवरों को या लाइफ स्टॉक्स को पीने के लिए पानी मिलेगा, वाटर जो होगा धीरे धीरे ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करेगा, आसपास फॉरेस्टेशन होगा, पेड़ पौधे लगेंगे, पक्षी आएंगे। तो एक कंप्लीट डेवलपमेंट, सोशल, इकोनॉमिक और इकोसिस्टम सब चीज़ अफेक्टेड होता है। तो अमृत सरोवर जो स्कीम है ये भी एक बहुत बड़ी स्कीम है, उसके तहत भी हम लोग ये कर रहे हैं। इसके अलावा जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है वो लो कॉस्ट रिचार्ज स्ट्रक्चर्स भी बना रहा है अपने फंड के बेसिस के ऊपर। उसने इस तरह का 175 लो कॉस्ट ग्राउंड वाटर रिचार्ज स्कीम्स उन्होंने स्थापित और प्रपोज किया है, जिसको कि हम लोग इस साल के अंदर वो भी बनाने का लक्ष्य रखा है। मैं डॉक्टर भावे साहब के उसी में आगे आना चाह रहा हूँ कि राजस्थान की जो परिस्थितियाँ हैं कि किस तरीके से जो रिचार्ज करना है, उसमें अलग अलग जगह में अलग अलग
स्पेसिफिक होता है, साइट स्पेसिफिक होता है। जैसे कि अगर आप पश्चिमी राजस्थान में जाएंगे, वहाँ क्या है, बारिश कम है, इवापोरेशन रेट बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्या होगा, वाटर को कंजर्वेशन करना होगा, यानी कि पानी को संरक्षित करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर पानी को आपने ऊपर रखा तो पानी भाप बन के उड़ जाएगा। तो इसलिए वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो टांका, जो कि एक बहुत ही उचित माध्यम है और सर्व प्रचलित है, तो टांका एक बहुत बढ़िया एक वहाँ का है। इसी तरह से अगर आप जाएंगे हमारे पूर्वी राजस्थान की तरफ में, जो हार्ड रॉक एरिया है, जैसे अजमेर है, बूंदी है, बारा है, झालावाड़ है, सवाई माधोपुर, टोंक, करौली, तो यहाँ पर क्या है, रेनफॉल ज़्यादा है और सतह पथरीला है, तो यहाँ पे हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग के मेथड यूज़ करते हैं, जैसे कि एनीकट या चेक डैम। तो हर जगह का जो स्टेट स्पेसिफिक है और साइट स्पेसिफिक प्लान उसके अकॉर्डिंगली किया जाता है। तो इस तरीके से मतलब और भी योजनाएं सरकार ला रही है, जिसमें जन भागीदारी बहुत जरूरी है, क्योंकि व्यक्तिगत स्तर पर भी हर इंसान इसे अपनी जिम्मेदारी समझ के जल बचत में अपना सहयोग देगा, दैनिक जीवन में भी जल बचाने के तरीके ढूंढेगा और उनका उपयोग करेगा और जल को बचाने की सोचेगा, तो ज़रूर हम अपने ये जो जल हम ये भूजल की बात कर रहे हैं, उस स्थिति को शायद हम अच्छा और कर सकें। योजनाएं चल ही रही है, हम सभी को इसमें सहयोग भी देना है। विवेक जी और राकेश जी आप आए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी अच्छी जानकारी आपने हमारे दर्शक भाई बहनों को दी, तो उसके लिए। और अब चलते हैं, चलने का समय हो गया और फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। जब तक दीजिए इजाज़त, नमस्कार।